यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में। ओके, इस लेक्चर में हम मास होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स ऑफ मासेस होते हैं वो देखेंगे, और लास्ट में वेट और मास ये क्या होता है इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ बच्चों, फर्स्ट टॉपिक है वो है मास। नाउ मास को हम डिस्क्राइब किस तरीके से करते हैं? नाउ मास को डिस्क्राइब करते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट वो है डिस्क्रिप्शन में, इसमें मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज कंटेन्ड बाय अ बॉडी। इट मीन्स क्या है कि मास जो है वो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। ओके, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मीन्स कि सपोज एक बॉडी अगर हम कंसिडर किए हैं तो इस बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, सबका मास वो है एड अप हो जाएगा, और ये मास इतना, और ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इतने ज्यादा नंबर में है। ओके, इतना इतना ज्यादा नंबर में है कि ये एड अप होकर के एक बॉडी का मास बन जाएगा। वो होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 kg, 100 ग्राम, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यही है फर्स्ट पॉइंट में, यही बताया गया है कि मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज कंटेन्ड बाय अ बॉडी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर ना। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। बेसिकली ये दो टाइप का होगा, एक इनर्शियल मास होगा और एक ग्रेविटेशनल मास होगा। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास होता क्या है, चलिए देखते हैं ना। इनर्शियल मास, बेसिकली इनर्शियल मास क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन व्हेन अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। अब ये नेट फोर्स का क्या फंडा है और रेजिस्टेंस ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, इसको समझिए। स्टेटमेंट को समझने के लिए एक छोटा सा सिनेरियो लेते हैं। इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करेंगे जिसका मास, एक का m1 होगा, एक का मास m2 होगा। अब क्या करेंगे, इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इस पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये हुआ क्या, फोर्स अप्लाई करने पर, हालांकि यहाँ पर जो मास m1 और m2 है, फर्स्ट केस में m1 इक्वल्स टू m2 हम कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पर जो फोर्स है उन दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई किए। ओके, अब फोर्स अगर सेम अप्लाई कर दिए तो क्या होगा, ये बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट लेगा। ओके, तो कुछ सपोज टी टाइम में वो डी डिस्प्लेसमेंट लिया। ओके, कितना टाइम में, टी टाइम में डी डिस्प्लेसमेंट, और दोनों बॉडी सेम डिस्प्लेसमेंट लिया है। यहां से यहां तक वो बॉडी डी है, और इस बॉडी भी यहां से यहां तक वही डी लिया है, और टाइम सेम लिया है टी टाइम में। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या करते हैं, अब इसको क्या करेंगे, एक मास को हम इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट केस में हम लिए थे m1 इक्वल्स टू m2, अब केस 2 में हम क्या लेंगे, ले लेंगे m1 इज ग्रेटर देन m2। अब चेक करेंगे कि अगर इसमें होता क्या है। ओके, तो अब क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बॉडी का वो हम सेम देंगे। देखो ना, अब हुआ क्या, ये बॉडी को मूव तो किया, दोनों बॉडी तो डी डिस्प्लेसमेंट ही गया। देखो दोनों बॉडी में डी डिस्प्लेसमेंट ही हुआ है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये टाइम t1 लिया, ये टाइम t2 लिया। और यहां पर आपको ये जो एक्सपेरिमेंट देखने से पता चला होगा कि t1 इज ग्रेटर देन t2। इट मीन्स कि जो बॉडी को मूव करने में जो टाइम लगा, वो t1, वो जो बड़ा बॉडी m1 मास था और ये m2 मास है, m1 मास को यहां से यहां तक डी डिस्प्लेसमेंट लेने में ज्यादा टाइम लगा है और m2 को कम टाइम लगा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे यही रीजन है कि जो बॉडी है, जो मास है, इसका मास इंक्रीज कर गया है, और इसका मास इंक्रीज करने से क्या हुआ है कि ये अपना खुद का एक्सेलरेशन को रेजिस्ट किया। अब ये कैसे किया, एक छोटा सा फॉर्मूला, वी नो दैट F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ओके, अब हम यहाँ पर क्या किए हैं, ये मास हम दोनों टाइम में, दोनों केसेस में कांस्टेंट, अगर यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है, इट मींस कि F बाई ए इज इक्वल्स टू m हो जाएगा, और ये F क्या है, कांस्टेंट है। तो F अगर कांस्टेंट हो गया, इट मींस F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो क्या हो गया, अगर मास इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन डिक्रीज बिल्कुल करेगा। और ये तो इक्वेशन से प्रूव किए हैं।
और आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको ये दिखेगा कि ये मास डेफिनेट है, इंक्रीज करने से क्या हो गया, ये भारी हो गया। तो मास अगर भारी हो गया है तो सेम फोर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेट है कि सेम एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। ओके, और यहाँ से ये फॉर्मूला है, यहाँ से भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर मास कोई भी बॉडी का इंक्रीज करता है तो उसका एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। तो यही फंडा है इनर्शियल मास का, और यही है बेसिकली इनर्शियल मास। यहाँ पर जो हम मास कंसिडर किए हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर लगाए हैं तो उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो यही बेसिक फंडा है इनर्शियल मास का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टू अदर बॉडी। अब यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल वर्ड दिख रहा होगा तो डेफिनेट है कि आपको समझ आएगा कि ग्रेविटेशनल वर्ड से हम ग्रेविटेशनल मास के बारे में बात करेंगे। तो इसके यहाँ पर ग्रेविटेशनल मास अब क्या है, तो ग्रेविटेशनल मास क्या बता रहा है, इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टू अदर बॉडीज। ओके, इट मीन्स कि कोई एक बॉडी दूसरा बॉडी पर कितना अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, उस बारे में होगा ग्रेविटेशनल मास। ओके, तो ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ मास है वो है किलोग्राम। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग पॉइंट 4 पर और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट 4 में यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दो मासेस को कंसिडर कर लेंगे और ये दोनों मास क्या होगा, आर डिस्टेंस पर होगा। अब ये दोनों मास अगर आर डिस्टेंस पर है, ओके, और अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, वो होगा F1 और F2। और यहां पर ये मासेस M1 और M1 और M2 अगर इक्वल है, इट मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहा है। F1 इक्वल्स टू F2, M1 भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना M2 उस पर लगा रहा है। ओके, अगर ये मास बढ़ भी जाता है तो भी फोर्सेस उतना ही लगाएगा। ओके, एक का मास जो बढ़ जाता है वो उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा और ये इस पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, मास कम होने से इनर्शिया कम होता है होगा। तो अब यहाँ पर जो फोर्सेस है, ये फोर्स किस टर्म्स में, किस फॉर्मूलाज में ये लगा रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर के टर्म्स में ये इस पर फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब एक चीज यहां पर कंसिडर करते हैं, वो अगर R कांस्टेंट है और G कांस्टेंट है, ये क्या है, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये G हर जगह कांस्टेंट होता है और ये चेंज नहीं होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे कि एक मास को हम इंक्रीज कर देंगे। ओके, वो M1 को। अब यहां पर M1 को अगर हम इंक्रीज कर दिए M2 से, तो अब क्या होगा, देखो यहां पर इससे आपको लग रहा होगा ये दोनों कांस्टेंट है, इट मींस कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। ओके, और अब क्या हुआ, M1 का मास इंक्रीज कर दिया है। अगर M1 का मास इंक्रीज कर दिया, इट मींस कि ये दोनों का प्रोडक्ट M1 और M2 ये इंक्रीज कर गया, और अगर ये दोनों इंक्रीज करेगा, इट मींस कि ये दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो ये मास, कोई भी मास अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, दोनों का जो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाने हैं वो बढ़ जाएगा। वो दोनों एक दूसरे पर जितना फोर्स लगा रहा है वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, अब एक क्या करते हैं, इस मास को अगर हम इतना ज्यादा बड़ा ले लें, ओके, तो यहां पर तो जो भी मास है, अब ये मास को अगर हम इतना इतना ज्यादा बड़ा ले लें कि उस मास को 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg के बराबर होगा, तब क्या वो बॉडी कितना ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ओके, वो देखते हैं ना। वो मास है, वो है अर्थ। अर्थ का मास जो होता है नियरली इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg के बराबर होता है। ओके, और जो ग्रेविटेशनल मास है जो अभी हम देखे, वही ग्रेविटेशनल मास फेमस एप्पल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को भी प्रूव करता है
कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो वो एक दूसरे पर, दोनों मास एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, और ये दोनों जो मासेस है वो क्या होगा, ये दोनों जो मासेस है उस मासेस, ये दोनों मासेस को बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल मास। यहां पर ये दोनों मासेस जो है वो है ग्रेविटेशनल मास। ओके, ये दोनों मासेस है वो है ग्रेविटेशनल मास। अब यहां पर एक चीज आपको देखना होगा, अब ग्रेविटेशनल मास भी बेसिकली दो टाइप का होता है। ग्रेविटेशनल मास वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। ओके, नाउ अब एक्टिव ग्रेविटेशनल मास और पैसिव ग्रेविटेशनल मास क्या होता है। एक्टिव ग्रेविटेशनल मास वो ग्रेविटेशनल मास है जो मास दूसरा पर फोर्स लगा रहा है, जो मास फील्ड क्रिएट करता है, जिसका मास बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वो होता है एक्टिव, यानी अर्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, और पैसिव ग्रेविटेशनल मास क्या है, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है वो नेग्लिजिबल है, वो इतना छोटा है क्योंकि इसका मास इतना कम है। अराउंड अगर कोई एक बड़ा एप्पल होगा तो उसका मास कितना होगा, 100 ग्राम, और मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻⁴ ओके, तो ये है तो 0.1 kg के बराबर है। अब देखो ये इस पर इतना कम फोर्स लगाएगा कि इसका मास पैसिव बन जाएगा। इट मीन्स कि ये ऑटोमेटिकली इसके तरफ खींचा चलाएगा, और ये मास इतना ज्यादा बड़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच लेगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है एक्टिव मास और पैसिव मास में। ओके, तो यहां पर जो हम इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास समझे हैं, इसका अब हम क्या करते हैं, बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों। ओके, तो डिफरेंस क्या होगा, अब उन दोनों के बीच में, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास के बीच में डिफरेंस है, वो है कि फर्स्ट पॉइंट है, इट इज given inertial resistance to the acceleration of the body when corresponding to all types of force। तो ये तो ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं ये दो पॉइंट्स पर। और नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल मास का फर्स्ट पॉइंट है द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी व्हेन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज देयर। ओके, अब सेकंड पे आते हैं, वो इनर्शियल मास। सेकंड पॉइंट इनर्शियल मास क्या है, इट इज द इफेक्ट, इट इज अफेक्टेड बाय द फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी। कि अगर it is not affected by the force, okay, it is affected by the force applied to the body। it means कि अगर एक्सटर्नल जो, अगर ये बॉडी, इस पर हम जो एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं ये इफेक्ट इस पर करता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। ओके, लेकिन यहां पर ग्रेविटेशनल मास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से फोर्स क्रिएट होता है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर मासेस केप्ट नियर बाय। इट मीन्स कि अगर कोई बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाए हैं, ओके, यहाँ पर इस बॉडी पर हम जो फोर्स लगाए हैं, इसके आजू बाजू कितना भी फोर्सेस आप रख दो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर वही इफेक्ट फोर्स अफेक्ट करेगा जो ये फोर्स लगाया गया है इस पर, और उसी के वजह से ये एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, जो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है। इस पर जितना फोर्स उसमें उतना एक्सेलरेशन होगा। ओके, बट इसमें क्या है, इट इज अफेक्टेड बाय द अदर मासेस केप्ट नियर बाय। इट मीन्स कि अगर दो मासेस रख दिए तो इन दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, अगर तीसरा मास रख दिए तो ये भी इस पर फोर्स और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, चौथा रख दिए तो ये इस पर, ये इस पर, और ये इन दोनों पर एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। इट मीन्स आजू बाजू जितना भी फोर्सेस है वो सब एक दूसरे पर फोर्स लगाते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर्मूला लिख देना, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, वेयर ए एम इज इनर्शियल मास। ओके, और ग्रेविटेशनल मास का जो फॉर्मूला क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। ओके, अब इनर्शियल मास को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, इनर्शियल मास को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। अभी हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस ही क्यों लेते हैं, इस पर स्प्रिंग का क्या रोल है बैलेंस को, इस इनर्शियल मास को मेजर करने के लिए। ओके, और ग्रेविटेशनल मास को हम बीम बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ना। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट में क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो इंस्ट्रूमेंट है वो है इनर्शियल बैलेंस।
इसको इनर्शियल बैलेंस बोला जाता है और स्प्रिंग बैलेंस भी बोला जा सकता है। ठीक है, अभी बताएंगे कि इसमें इनर्शियल बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस क्यों बोला जाता है। अब क्या है, देखो बच्चों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक टेबल टॉप है, यहाँ पर टेबल है, इसके टॉप में ये इंस्ट्रूमेंट को रखा गया है। ओके, ना इस इंस्ट्रूमेंट को रखने से क्या हो रहा है कि इस पार्ट को हम क्लैम्प कर दिए हैं पीछे। ओके, इस पार्ट को क्लैम्प कर दिया जाता है पीछे, और यहाँ पर ये स्ट्रिप्स के साथ ये पैन को अटैच कर दिया जाता है। ओके, और इस पैन पर ये मास को रख दिया जाता है, जो मास को मेजर करना है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि ये मास यही मास पर सिर्फ डिपेंडेंट होगा। ओके, अब क्या होगा कि यहाँ पर जो मास है, ये वाला जो मास है, ये मास और ये पैन का मास दोनों को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर अगर m हम कंसिडर करेंगे तो वो क्या होगा, m ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस m ऑफ पैन, हम दोनों को कंसिडर करेंगे और दोनों का मास मिलाकर के ये m होगा। ओके, अब क्या है कि यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस पर हम फोर्स अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे, ओके, तो क्या होगा, ये इस अप डाउन में वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशंस क्रिएट होगा। ओके, और यही वाइब्रेशंस को यूज करके, ये वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड को यूज करके हम इसका मास को इसका टाइम पीरियड को यूज करके इसका मास निकालते हैं। ओके, वो एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना। अब क्या है कि ये पैन जो है ये किस पर, ये वाइब्रेशन से किस पर डिपेंड करता है ना। जो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो फर्स्ट डिपेंड करेगा, वो है लेंथ ऑफ द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द बैलेंस, मतलब कि ये जो बाहर जो निकला हुआ पार्ट है इस पर डिपेंड करता है फर्स्ट। ओके, ना सेकंड किस पर डिपेंड करेगा, सेकंड वो होगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्ट्रिप। ओके, इट मीन्स कि ये स्ट्रिप का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर डिपेंड करेगा कि इसका इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा वाइब्रेशन टाइम पीरियड, उतना ज़्यादा टाइम पीरियड लेगा वाइब्रेट करने में अप डाउन, और जितना कम इलास्टिक होगा वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वो है टोटल मास ऑफ पैन एंड बॉडी प्लेस्ड ऑन इट। अब क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, ये टोटल मास जो m है, क्योंकि ये भी मास इस पर डिपेंड करेगा ना, क्योंकि इसका खुद का भी मास होगा, इस पर भी ये टोटल जो वाइब्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, और इस वाइब्रेशन में क्या होता है, ये t जो होता है, जो टाइम पीरियड होगा, इसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के बराबर होगा। ओके, और ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पैन एंड बॉडी। यहाँ पर जो m लिया गया है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट और पैन दोनों हैं। ओके, और अगर आप ये t वर्सेस m जब ग्राफ बनाओगे, t वर्सेस m जब ग्राफ बनाओगे तो ये पैराबोलिक टाइप होगा, क्योंकि यहाँ पर t स्क्वायर है तो ये थोड़ा सा कर्व हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक मार्क्स में पूछा जा सकता है कि टाइम पीरियड और मास का क्या ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाता है। ओके, और ये कंक्लूजन जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ओके, तो होपफुली आपको इनर्शियल मास के बारे में समझ आया होगा, और इससे पहले जो भी हम इनर्शियल मास पर डिस्कस कर चुके हैं वो भी समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल मास को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो सिंपल, इसके लिए बीम बैलेंस का जरूरत पड़ता है। ओके, तो ये बीम बैलेंस का क्या काम है, हम क्या करेंगे, एक जगह पर स्टैंडर्ड वेट रख देंगे, सपोज 1 kg रख दिए इस पर। ओके, और अब हमको कोई भी चीज़ मेजर करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा साइड में वो ऑब्जेक्ट को रख करके चेक करेंगे कि ये इससे कितना, अगर दोनों का जो बैलेंस है, यहाँ पर अगर ये जो निडल है, ये निडल अगर स्ट्रेट आ गया, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट और ये दोनों अब 1 kg का हो गया, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। ओके, जिस तरह से नॉर्मल ग्रोसरी शॉप और वेजिटेबल वेंडर जब हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो यूज़ करते हैं बीम बैलेंस, बस वही है। उसी तरह से हम ग्रेविटेशनल मास को मेजर करेंगे, क्योंकि इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसका भी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो अब दोनों का जब सेम वेट हो जाएगा तो ये बैलेंस कर जाएगा। तो यही मेजरमेंट हम देखेंगे ग्रेविटेशनल मास के लिए। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मासेस। नाउ बच्चों, अभी तक जो भी मासेस हम मेजर कर चुके हैं और उसको किस ऑर्डर में मेजर किया जाता है वो है ये ऑर्डर ऑफ मास।
ओके तो जितना यूनिवर्स अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं, एस्टिमेटेड है, तो वो एस्टिमेटेड जो वेट है वो 10⁵ kg के टर्म्स में है जो हमारा यूनिवर्स है। ओके हमारा जो गैलेक्सी है आकाशगंगा, वो उसका वेट है 10⁻43 ऑर्डर्स में है। ठीक है, तो ये ऑर्डर इस ऑर्डर में मेजर किया जाता है। उसी तरह से सन अर्थ सबका ये ऑर्डर्स है। लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर है 10⁻30 जो सबसे कम है, जो सबसे कम है, इससे नीचे का अभी तक नहीं देखा गया है। ओके इससे ज़्यादा भारी है वो है प्रोटॉन। तो इस ये रहा ऑर्डर ऑफ मासेस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है वेट एंड मास। तो वेट एंड मास का क्या डिफरेंस है? मास तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेट देख लेते हैं, वेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं ना। वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड ऑन इट बाय द अर्थ। तो अर्थ उस पर्टिकुलर बॉडी पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है, और वो ये किस पर डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड पर। तब जाकर के वो वेट बनता है, दैट इज m×g, वो उसका मास और ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फील्ड, ये जी एक्ट कर रहा है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, और यही फोर्स होता है वेट फोर्स, जो इस बॉडी पर, ये बॉडी खुद पर लगा रहा है, जो मास है, जो मास खुद पर लगा लेता है। ओके और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W=mg एंड SI यूनिट होगा न्यूटन। तो ये बेसिक था डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके मास कभी भी वेरी नहीं करता है, लेकिन वेट वेरी करता है। वेट क्यों वेरी करता है? क्योंकि अर्थ का जो जी है, वो अर्थ पे जो जी होता है वो 9.81 मीटर पर सेकेंड के अराउंड होता है, और अगर मून पे चले जाओ तो इसका अराउंड 1/6 हो जाएगा, 1/6 ऑफ जी ऑफ अर्थ के अराउंड होता है, नियरली। ओके इसलिए वहां पर कोई भी चीज वेट चेंज हो जाएगा। वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून ये चेंज हो जाएगा। ओके बट मास ऑन अर्थ डजेंट चेंज ऑन मास ऑन मून, डज नॉट चेंज। ओके जी के वजह से वेट में चेंज आएगा, लेकिन मास में चेंज बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बन के वो पर्टिकुलर बॉडी बना है, जितना इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रिक्वायर हुआ है इस बॉडी को बनने के लिए, ये मून पे चला जाएगा तो भी वही इतना ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहेगा, जिसका मास चेंज नहीं हुआ है। ओके टिल देन थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। ओके अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।